Hello students, I am an assistant teacher in Adarsh Senior Secondary School, Khaisirgarh. Hope you all are fit and fine. I welcome you all to join online classes. I hope see you soon in classes. Stay home, stay safe. Today we'll be discuss about chapter first. Chapter फर्स्ट है वो हमारा क्या था, संसाधन एवं विकास। इसमें हमने ये इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से हमने कर लिए। इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, संसाधनों के प्रकार, संसाधनों का विकास, संसाधन नियोजन, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। फिर आगे भू संसाधन, भू उपयोग, भूमि निम्नीकरण और संरक्षण, मृदा संसाधन, और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो क्या है, मृदा संरक्षण और भारत में पर्यावरण की दशा। ये है टॉपिक जो आज हमको पढ़ने हैं। तो ये है मृदा का वर्गीकरण। भारत में जो मृदा है वो किस प्रकार की है, कितने प्रकार हैं उसके। भारत में अनेक प्रकार के उच्चावच भू आकृतियाँ, जलवायु और वनस्पति पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? अनेक प्रकार के उच्चावच, जो भूमि का जो ऊंचा भाग है वो भू आकृतियाँ, अलग अलग भूमि की जो आकृतियाँ हैं, कहीं पे टीले हैं, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियाँ हैं। इस प्रकार से जलवायु, कहाँ पे तो उष्ण जलवायु है, कहीं शीतोष्ण जलवायु है, कहीं बिल्कुल ठंडी जलवायु है। तो ये है हमारे देश में जो जलवायु और वनस्पति। कहीं पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, कहीं पे ये जो अपने पौधे, शाल के, आम के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। कहीं कुछ पाया जाता है, कहीं केसर पाया जाता है, तो कहीं नीम पाया जाता है। तो इस प्रकार से क्या है, अलग अलग वनस्पति पाई जाती है। औषधीय वनस्पतियाँ भी पाई जाती हैं कई क्षेत्रों में। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई है। इससे क्या है कि इस प्रकार का जो हमारे क्या है, काफ़ी सारे जो है क्षेत्र हैं, मतलब जलवायु के इनके कारण क्या है, भारत में बहुत सारी प्रकार की मृदा पाई जाती है। नहीं तो हर कई देशों में सिर्फ एक ही प्रकार की मृदा पाई जाती है या दो प्रकार की पाई जाती है। भारत में कम 7-8 प्रकार की मृदाएं हैं वो पाई जाती हैं मुख्यतः। बाकी उनका भी वर्गीकरण किया जाए तो कम से कम 20-21 प्रकार की मृदाएं पाई जाती हैं। तो आगे देखते हैं इसका भाग फर्स्ट जो है वो क्या है, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा कौन सी होती है? जलोढ़ मृदा जो क्या है कि नदियों के निक्षेप से मिलके जो लाए हुए निक्षेपों से जो मृदा का निर्माण होता है उसमें वो जलोढ़ मृदा होती है। तो पढ़ते हैं जलोढ़ मृदा के बारे में। यह मृदा विस्तृत रूप से फैली हुई है। ये भारत में क्या है, बहुत अधिक क्षेत्र में फैली हुई है और यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। कौन सी? यह देश की महत्वपूर्ण मृदा है। वास्तव में संपूर्ण उत्तरी मैदान, जो उत्तर का जो भारत का जो उत्तरी भाग है उसमें जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। ये क्या है, जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं। यह मृदाएं हिमालय को 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों, सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा निक्षेपों से लाए हुए निक्षेपों से बनी हुई है। कौन कौन सी 3 नदियों के द्वारा मुख्यतः बनी हुई है जलोढ़ मृदा? तो इसमें आप से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियां हैं? तो एक तो है सिंधु नदी, एक गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। अब ये आपको ध्यान होना चाहिए कि सिंधु नदी कहाँ से जाती है और ये गंगा नदी कहाँ से जाती है और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कहाँ से जाती हैं। अब ये आपको जो मानचित्र मैप है उसमें आपको ड्रॉ भी करके लाना है। आपका ये होमवर्क रहेगा साथ में। ये राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। ये क्या है, कहाँ कहाँ तक फैली हुई है और भी? तो ये राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। एक संकरे गलियारे के द्वारा ये मृदाएं राजस्थान और गुजरात तक फैली हुई है। पूर्वी तटीय मैदान, पूर्व के अंदर जो तटीय मैदान है उसमें विशेषकर महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टे भी जलोढ़ मृदा से बने हुए हैं।
जो भारत का जो पूर्वी तटीय मैदान है, पूर्व तटीय मैदान कौन सा हो जाए, समुद्र के आसपास का जो तट लगता है वो क्या हो जाता है, तटीय। और पूर्व के अंदर है तो इसलिए पूर्वी तटीय मैदान। जहाँ पे अब ये भी आपको ड्रॉ करना है कि महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ कहाँ से निकलती हैं और कहाँ जाके समुद्र में मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम दिखा रखा है, तो आपको मेन जो पॉइंट है वो ड्रॉ करके बता देता हूँ कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये सिंधु नदी है, यहाँ से ये गंगा नदी निकल के और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यहाँ से ये तिब्बत के पठार से निकल के ब्रह्मपुत्र नदी ये यहाँ भारत में यहाँ से प्रवेश करके और यहाँ ये जो नदियाँ हैं वो गिरती हैं। ये यहाँ से ये तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी और ये क्या है, गंगा नदी हो जाएगी और ये क्या है, सिंधु नदी। तो ये नदियाँ हो जाएंगी। तो आपको ये जो मिट्टियाँ हैं वो देखनी है। अब मिट्टियाँ आपको इस डायग्राम के द्वारा समझा देता हूँ। इसमें क्या है, पर्वत और वन की जो मिट्टियाँ हैं वो ये जो ग्रीन कलर की लाइनें दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, पर्वत और वन को प्रदर्शित करते हैं। ये पर्वत और वन की जो मिट्टियाँ हैं, ये जो भाग है ये सारा ऊपर चले, ये क्या है, पर्वतीय और वन। और ये बीच में ये भी हैं, ये जो भी हरी लाइनें हैं वो क्या है, किसको डिनोट करती हैं, पर्वत और वन को। जलोढ़ मृदा, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, जलोढ़ मृदा। तो ये देखो जलोढ़ मृदा के आगे जो बॉक्स बना रखा है, ये जो ग्रीन लाइट ग्रीन है ना, ये देखो, ये यहाँ तटीय भाग अभी जो अपने देखे हैं वो, ये संकरा क्षेत्र जो गुजरात और राजस्थान में जाता है वो, इस प्रकार से आपको देखना है। इसी प्रकार से लाल और पीली, ये लाल जो लाइनें ये हो गया, ये जो क्या है, लाल और पीली मृदाएं हैं। और यहाँ पे कौन कौन से राज्य आते हैं, ये आपको यदि नक्शा आपने ढंग से रीड किया है कि हाँ, नक्शे में आपको ये काम करना है कि राज्य देखने हैं कहाँ कहाँ कौन से राज्य आते हैं। आपके पास मैप होना चाहिए हर स्टूडेंट के पास में। तो और इसके बाद में जो लाल और पीली होगी, लाल और पीली के बाद में काली, ये देखो काली, लेटराइट और शुष्क दिखा रखी है। तो इसमें जो काली मिट्टी है वो, ये देखो, ये जो भाग है वो काली मिट्टी को दर्शाता है ये। और इसके बाद में लेटराइट मिट्टी, तो ये जो लाइट रेड कलर है ना, ये क्या है, लेटराइट मिट्टी को दर्शाता है। इसके बाद में शुष्क कहाँ पे है, ये यहाँ पे, ये राजस्थान के अंदर, ये होगी मिट्टियाँ। डायग्राम में आपको देखना है कहाँ कहाँ से, ढंग से इसको रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं हम। जलोढ़ मृदा में रेत, सिल्ट और मृत्तिका के विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में क्या पाए जाते हैं, इसके विभिन्न अनुपात पाए जाते हैं। फिक्स अनुपात होता है, उसके अंतर्गत ये कोई भी चीज़ें हैं भी, हाँ इसमें ये 10% सिल्ट है या जो भी है, मतलब ये 20% मृत्तिका है, 80% रेत है, या और भी जो भी कोई होगा वो हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या एक अनुपात होता है हर मिट्टी के अंदर, तो उसका आपको, उससे क्या है, एक मृदा का निर्माण होता है। जैसे हम नदी के मुहाने से घाटी में ऊपर की ओर जाते हैं, नदी के मुहाने से, जो नदी का मुहाना होता है जहाँ पे नदी क्या है, समुद्र में गिरती है
वहाँ से यदि घाटी में ऊपर की ओर, क्योंकि नदी क्या है नीचे आके गिरती है, कोई कहीं से भी निकलती है, जैसे पर्वत से निकलती है तो वो नीचे आती है, तो नीचे जो क्या हो गया उसका मुहाना, उससे क्या है ऊपर की ओर चलते हैं तो मृदा के कणों का आकार बढ़ता जाता है। मृदा क्या है अब नीचे आते आते जो क्या है जो निक्षेपों से बनती है, कंकड़ पत्थर अपने साथ में पानी के द्वारा बह के आते हैं, वो क्या है धीरे धीरे करके छोटे होते जाते हैं और ऊपर जाते हैं तब क्या है बड़े होते जाते हैं। मोटे कण वाली मृदाएं पाई, जैसे ढाल भाग के समीप मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। ऐसी मृदाएं पर्वतों की तलहटी पर बने मैदानों जैसे द्वार या चौ क्षेत्र और तराई में आमतौर पर पाई जाती है। ये क्या है इन क्षेत्रों को नाम दिया गया है, अलग अलग द्वार या चौ क्षेत्र नाम दिया गया है जहाँ पे क्या है मोटे मोटे कण वाली मृदा पाई जाती है। कणों के आकार या घटकों के अलावा मृदाओं की पहचान उनकी आयु से भी होती है। कणों का आकार और उसके क्या है उसमें कौन कौन से घटक हैं, उसके अलावा भी मृदा की जो है वो आयु के आधार पर भी पहचान होती है, अभी कितनी पुरानी है ये। आयु के आधार पर जलोढ़ मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। जलोढ़ मृदा भी क्या है दो प्रकार की होती है। पुराना जलोढ़ क्या कहलाता है, भी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी हो गई उसको क्या कह देते हैं बांगर कह देते हैं, और नया जलोढ़ है उसको क्या कह देते हैं खादर कह देते हैं। अब आपको ये बांगर और खादर नाम आते ही आपको समझ लेना है कि हाँ बांगर पुरानी जलोढ़ है और खादर क्या है नई। तो ये पूछ सकता है आपसे खादर और बांगर में क्या अंतर है, तो ये छोटे क्वेश्चनों में आ सकता है। बांगर मृदा में कंकर ग्रंथियों की मात्रा ज़्यादा होती है। बांगर मृदा में क्या हो जाती है कंकरों की मात्रा ज़्यादा होती है। खादर मृदा में बांगर मृदा की तुलना में ज़्यादा महीन कण पाए जाते हैं। खादर मृदा में क्या है महीन कण पाए जाते हैं, छोटे कण पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदाएं बहुत उपजाऊ होती हैं। जलोढ़ मृदा क्या है उपजाऊ, अपने को पता है कि जो सबसे ज़्यादा जो गेहूँ चावल गन्ना जो होता है वो गंगा नदी के उसमें गंगा नदी वाले क्षेत्र में होता है, क्योंकि वहाँ क्या है जलोढ़ मृदा पाई जाती है उत्तरी भारत में। तो वहाँ पे क्या है ये गेहूँ जैसे हरियाणा पंजाब उत्तर प्रदेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश बिहार ये क्या है इनमें क्या है गेहूँ और चावल ये क्या हैं ज़्यादा होते हैं। खादर उपजाऊ होती है ये। अधिकतर जलोढ़ मृदाएं पोटास फास्फोरस और चूना युक्त होती हैं। जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है, जलोढ़ मृदा में पोटास फास्फोरस और चूना युक्त ये इनसे बन के बनी होती है, जो इनको गन्ने चावल गेहूं और अन्य अनाजों और दलहन फसलों की खेती के लिए उपयुक्त बनाती है। जो क्या करती है ये यदि मात्रा होती है तो उसमें क्या है गन्ना चावल और गेहूं क्या है अधिक मात्रा में होता है। अधिक उपजाऊपन के कारण जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में गहन कृषि की जाती है। गहन कृषि का मतलब कि वहाँ पे अब जैसे एक साल में कहीं कहीं पे तो एक बार ही खेती की जाती है, कहीं कहीं 2 बार हो जाती है, लेकिन यहाँ पे क्या है 3 बार भी एक वर्ष के अंदर 3 कृषि वो है उनका उत्पादन किया जाता है फसलों का 3 बार। तो ये क्या है गहन कृषि में आती है। और यहाँ जनसंख्या घनत्व इसलिए क्या है यहाँ जनसंख्या घनत्व भी है क्योंकि यहाँ फसलें ज़्यादा होती हैं तो यहाँ लोग भी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि रोज़गार मिलता है लोगों को यहाँ पे। सूखे क्षेत्रों में मृदाएं अधिक क्षारीय होती हैं। सूखे क्षेत्र होते हैं वहाँ क्या होती है क्षारीय होती है मृदा। क्षारीय और अम्लीय आपको बताया था कि जो जिसका pH मान जो होता है 7 से कम होता है तो वो क्या होती है अम्लीय होती है, और 7 से अधिक होता है वो क्या होती है क्षारीय होती है। इन मृदाओं का सही उपचार और सिंचाई करके इनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है। इनका क्या है उपचार करना पड़ता है कि हाँ क्षारीयता को कम करना पड़ता है और अम्लीयता को कम करना पड़ता है, तो इसके इनका उपचार करके क्या है यहाँ भी और सिंचाई करके यहाँ पैदावार बढ़ाई जा सकती है। काली मृदा, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कौन सा है काली मृदा। इसमें क्या है इन मृदाओं का रंग काला होता है। भी काली मृदा से अपने नाम से स्पष्ट हो रहा है कि रंग काला होगा। इन्हें रेगर मृदाएं भी कहा जाता है। इनको क्या है रेगर मृदाएं। अब इसका दूसरा नाम क्या है रेगर मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। किसके लिए काली मिट्टी का उपयोग सर्वाधिक किसके लिए किया जाता है कपास के लिए किया जाता है, कपास की खेती के लिए। कपास की खेती के लिए ये उपयुक्त होती है। और काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इसको काली कपास मृदा के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि जलवायु और शैलों ने काली मृदा के बनने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। किसने जलवायु और शैल है वो क्या है महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार
पठारी क्षेत्र में, क्योंकि क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में पाई जाती है। ये जो हम अभी उसमें मानचित्र में देख के आए हैं, तो वो चीज़ आपको वहाँ से देखनी है कि हाँ काली मृदा कहाँ पाई जाती है। और लावा जनक शैलों से बनी होती है। किससे बनी होती है? बेसाल्ट और लावा से। ये मृदाएं महाराष्ट्र अब आपको ध्यान में होना चाहिए कि महाराष्ट्र कहाँ आता है। सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार पर पाई जाती है। और दक्षिण पूर्वी दिशा में गोदावरी और कृष्णा नदियों की घाटियों तक फैली हुई है काली मृदा। ये जो डायग्राम भी दिखा रखा है काली मृदा का, ये देखो। काली मृदा बहुत महीन कणों, बहुत छोटे छोटे कणों अर्थात मृत्तिका से बनी होती है। क्या होती है? महीन कणों से। इसकी नमी धारण करने की क्षमता बहुत होती है। नमी बहुत समय तक रहती है। मतलब इसके अंदर क्या है, जो आप आल बोलते हो भी, आल बहुत टाइम तक रहती है इसमें क्या है? इसके अलावा मृदाएं कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। ये इस मृदा में क्या होते हैं? अब जैसे उसमें क्या कौन कौन से पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त थी वो, इसमें क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्वों से परिपूर्ण होती है। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि काली मृदा के अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं, तो इसमें आपको करना है कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे पौष्टिक तत्व। और उसमें जलोढ़ मृदा में कौन से पाए जाते हैं? पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त। ये इनमें फास्फोरस की मात्रा कम होती है। इसमें क्या है? फास्फोरस। गर्म और शुष्क मौसम में इन मृदाओं की गहरी दरारें पड़ जाती है। गहरी क्या है? इसमें दरारें पड़ जाती है। गर्म और शुष्क जो मौसम आ जाता है, गर्मी आ जाती है, तो उसमें क्या है? दरारें पड़नी स्टार्ट हो जाती है, जिनसे अच्छी तरह वायु का मिश्रण हो जाता है, जिससे क्या है कि वायु उन दरारों के अंदर से पास हो जाती है, जिससे क्या है? वायु का मिश्रण हो जाता है। इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहा जाता है इसको। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दरारें पड़ जाती हैं, जिससे कि वायु मिश्रण हो जाता है। गिल्ली होने पर ये मृदाएं चिपचिपी हो जाती है। गिल्ली होने पर ये चिपचिपी हो जाती है, इनको जोतना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसको जुताई मानसून प्रारंभ होने की पहली बौछार से ही शुरू कर दी जाती है। लाल और पीली मृदा। लाल और पीली मृदा क्या होती है? लाल मृदा दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में रवेदार आग्नेय चट्टानों पर कम वर्षा वाले भागों में विकसित होती है। ये कहाँ पे विकसित होती है? आग्नेय चट्टान और कम वर्षा वाले। लाल और पीली मृदाएं उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान, दक्षिणी छोर और पश्चिम घाट की पहाड़ियों पर पाई जाती है। पहाड़ी पद पर पाई जाती है। अब उसमें भी आपको उसमें मानचित्र में देखना है कि कौन कौन से क्षेत्र हैं। अब आगे लाल रंग रवेदार आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों में लौह धातु के प्रसार के कारण होता है। लाल रंग किसके कारण होता है? इस लाल और पीली मृदा का लाल रंग किसके कारण होता है? लौह धातु के कारण। इसको आप ये चीज़ पूछ ले भी, हाँ लाल मिट्टी का लाल रंग होने का क्या कारण है, तो क्या है? लौह धातु उसके अंदर अधिक होती है। इसका पीला रंग इसमें जल योजन के कारण होता है। जल योजन के कारण होता है। लेटराइट मृदा। लेटराइट शब्द क्या है? ग्रीक भाषा से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के लेटर से बना हुआ है, जिसका अर्थ है ईंट। क्या है? जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। कहाँ पे विकसित होती है? उच्च तापमान और अधिक वर्षा। ये भारी वर्षा से अत्यधिक निक्षालन का परिणाम है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि अत्यधिक तापमान के कारण जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्या है? अपघटित करने वाले बैक्टीरिया क्या है? ह्यूमस की मात्रा कम होती है। तापमान अधिक होता है तो इसके कारण बैक्टीरिया भी इसके अंदर खत्म हो जाते हैं। लेटराइट मृदा को अधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डाल के क्या है? इसकी खेती की जाती है। ये मृदाएं मुख्य तौर पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और असम की पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती हैं। अब ये आपको उसमें मानचित्र में ध्यान होना चाहिए भी कहाँ कहाँ ये पाई जाती है। और ये आपको जो मिट्टियाँ दिखाई हैं उसमें आपको रीड करना है। मृदा संरक्षण की उचित तकनीक अपनाकर इन मृदाओं पर कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में चाय और कॉफ़ी उगाई जाती है। चाय और कॉफ़ी कहाँ उगाई जाती है? तो ये आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें क्या है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ क्या है? लेटराइट मृदा है। लेटराइट मृदा में कि चाय और कॉफ़ी
का उत्पादन हो सकता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं काजू की फसल के लिए अधिक उपयुक्त हैं। क्या है? काजू के लिए अधिक उपयुक्त हैं। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।